बजे मन की बात। A quick look. कई घंटों की जद्दोजहद के बाद महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत एवं बचाव काम में आरपीएफ, एनडीआरएफ, सेना, नेवी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने किया सराहनीय काम। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की बैठक में बड़ा फैसला। जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की दर 18% से घटाकर 5%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में जैश के टॉप आतंकी मुन्ना लाहौरी समेत 2 आतंकवादियों को किया गया ढेर। कुपवाड़ा में पाक सेना ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम, 1 जवान शहीद। ईडी ने मोइन कुरैशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में जांच के लिए सतीश बाबू सना को किया गिरफ्तार। सतीश को दिल्ली की विशेष अदालत में पेश किया गया। भारत ने ब्रिक्स बैठक में आतंकवाद से मुकाबला और बहुपक्षीय निकायों में सुधार पर दिया जोर। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुद को नहीं ढाला तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर आएगी आंच। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मिश्रा और आइए बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। और बड़ी खबर यह है कि कई घंटों की जद्दोजहद के बाद महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस से जुड़ी बड़ी खबर मुंबई से, राहत भरी खबर। महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो कि ट्रैक पर पानी फंसने की वजह से रुकी पड़ी थी, फंसी पड़ी थी, सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ट्रेन में करीब 700 यात्री सवार थे और इन सभी यात्रियों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही थी। महालक्ष्मी एक्सप्रेस में जो कि पिछले कई घंटों से, तकरीबन 18 घंटों से फंसी हुई थी, वो उन सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल गया है। तकरीबन 700 के आसपास यात्री इस ट्रेन में फंसे हुए थे और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और ये राहत भरी खबर आई है। राहत एवं बचाव कर्मियों के प्रयास के जरिए ट्रेन में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत एवं बचाव के काम में आरपीएफ, एनडीआरएफ, सेना, नेवी और स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने शानदार काम किया। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता शिशिर शेलार से। शिशिर, अंततः ये खबर, राहत भरी खबर, महालक्ष्मी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उस सभी सुरक्षित स्थानों पर अपने गंतव्य की तरफ रवाना। बिल्कुल, हालांकि अश्विनी जो इन्फॉर्मेशन अभी इस वक्त हमें मिल रही है उसके अनुसार अगर देखा जाए तकरीबन सभी लोगों को जो है ट्रेन से रेस्क्यू कर दिया गया है और उनको नज़दीकी जो है जो एक शेल्टर है वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर उनको मेडिकल जांच की जाएगी सबको, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए वहाँ पे उनको फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और हमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कुछ लोगों को वहाँ से बस के जरिए मुंबई की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। उसके लिए 14 बसेस का प्रावधान किया गया और साथ ही साथ एक स्पेशल ट्रेन के जरिए जो है उनको आगे की जो स्थिति है, जो आगे गंतव्य स्थान है वहाँ पर लिया जाएगा। तकरीबन अगर देखा जाए तकरीबन 5 बजे शाम को शायद ये ट्रेन छूटेगी और मनमाड़ से जो है ये मनमाड़ से होते हुए ट्रेन जो है कोल्हापुर जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन अभी इस वक्त हमारे पास आई है। जितने भी लोग थे इसमें फंसे हुए, तकरीबन देखा जाए तो कई घंटे हो गए, तकरीबन कल शाम से लोग इसमें फंसे हुए थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जाहिर सी बात है कि देर रात से शुरू होता है यहाँ पर, लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम है या फिर आरपीएफ है, आर्मी है, नेवी है, वो वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी और 3-3.5 घंटे का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है ये, जब एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची है। और उसके बाद जल्द से जल्द लोगों को वहाँ से ट्रेन से निकाला गया और एक नज़दीकी गाँव है चामटोली करके एक गाँव है जहाँ पर सभी लोगों को ले जाया गया है। वहाँ पर इस वक्त हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट को दी जा रही है, अगर कोई घायल है उनको देखा जा रहा है और साथ ही साथ इसके बाद उनको नियर बाय बदलापुर स्टेशन है वहाँ पर इन सभी लोगों को लेके वहाँ पे ले जाएंगे।
कुछ लोगों को बस के जरिए मुंबई की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको शाम को 5 बजे एक स्पेशल ट्रेन जो है प्रशासन की तरफ से की जाएगी, रेलवे की तरफ से की जाएगी, जो मनमाड़ होते हुए कोल्हापुर जाएगी। इस वक्त की जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। जी अश्विनी। जी शिशिर, अगर देखें तो ये पूरी अगर जो प्रक्रिया रही जिसमें ट्रेन के यात्री फंसे रहे, एनडीआरएफ, नेवी, स्थानीय प्रशासन, आरपीएफ, बहुत सारी फोर्सेस ने शानदार काम किया है। अगर देखें तो अभी जो ट्रेन के यात्री हैं उनके संदर्भ में क्या जानकारी मिल पा रही है? हालात या तबीयत या अन्य चीज़ें उनकी दुरुस्त, डॉक्टरों चिकित्सकों की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ सुविधाएं मुहैया करा जा रही हैं? और जो ट्रैक है जिस पर ट्रेन फंसी हुई है उसके कब तक चालू हुए जाने की उम्मीद? हालांकि जाहिर सी बात है सभी फोर्सेस का एक कोऑर्डिनेट एफर्ट्स रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। इसलिए हमने देखा कि जैसे ही लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेटर्स वहां पहुंचे, जल्द से जल्द उनको वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश एनडीआरएफ की तरफ से, आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से की गई। बहुत ही कम वक्त में अगर देखा जाए पूरा ऑपरेशन ये कैरी आउट किया गया है। जाहिर सी बात है रेलवे पर इस वक्त पानी है, जलभराव अभी वहाँ पर है, इसीलिए कब तक ये पूरा ट्रैक क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर अगर रेल की आवागमन अगर देखा जाए कब शुरू होगा, इस बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास रेलवे प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पाई है। जहाँ तक बात रही लोगों के लिए वहाँ पर खास जो है कैंप बनाया गया। जैसे मैंने कहा कि जो लोग हैं उनको एक सेफ हाउस में लेके गए, वहाँ पर नज़दीकी गांव है, वहाँ पर जो है सभी लोगों को रखा गया, वहाँ पर उनकी खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनको खाना दिया जाएगा। हालांकि कल रात से जब से ट्रेन वहाँ पर फंसी है, प्रशासन की तरफ से लोगों को ये बार बार चेतावनी भी दी गई थी और साथ ही साथ ये कहा भी गया था कि ट्रेन में अगर देखा जाए व्यवस्था कर दी गई खाने पीने की, तो वैसे अगर देखा जाए कोई दिक्कत जो है हालांकि लोगों को ज़्यादा सामने पेश नहीं आई, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ पर इतने घंटे से फंसे तो तकलीफ ज़रूर होती है। तो ऐसे में जो लोग हैं वहाँ पे कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, उनके बारे में भी हालांकि उनका भी चेकअप किया जाएगा और साथ ही साथ बाकी अन्य बुजुर्ग लोग हैं उनको भी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। हालांकि दवाई दी जाएगी, कोई इज़ नॉट फीलिंग वेल तो उसको भी है कहीं ना कहीं मेडिसिन दी जाएगी। तो इस बारे में पूरी अभी इस वक्त हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को सेफ हाउस में है उनको लिया जा रहा है, साथ ही साथ खाने की प्रबंध वहाँ पर किया गया है। तो इन सब के बाद जो है शाम तक लोगों को जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाएगा। जी शिशिर, अगर देखें तो बेहद मुस्तैदी से ये काम हुआ, लेकिन तब भी काफ़ी वक्त लगा। वजह क्या कुछ रही? मौसम भी, क्योंकि मौसम की स्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं, विपरीत हैं। और अभी अगर देखें तो जिस तरीके का ये है वो पूरा का पूरा खुद मुख्यमंत्री ने इसको मॉनिटर किया, मुख्य सचिव को इस बारे में तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि इसको मॉनिटर करते रहें। तो अभी जो मौसम की अन्य आशंकाएं हैं उसको भी देखते हुए क्या कहेंगे कि तैयारियां बेहद मुस्तैद? बिल्कुल। हालांकि इस पर्टिकुलर इवेंट की बात करें जहाँ इंसिडेंट पूरा घटा है, ये मुंबई से काफ़ी दूर इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर पहुँचने का जैसे मैंने कहा कि रास्ता सिर्फ या तो आप रेलवे ट्रैक से होकर गुजर सकते हैं या फिर बाय रोड जा सकते हैं। चूँकि ये रेलवे ट्रैक होने के कारण वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अगल बगल में नहीं थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक सबसे बड़ा रोड़ा थी वो है जिस प्रकार से कल रात से बारिश हो रही थी, इस बारिश के कारण अगर देखा जाए ट्रैक के दोनों तरफ, हालांकि उल्लास नदी है यहाँ से बहती है, उस उल्लास नदी अगर देखा जाए तो काफ़ी उफान पर थी और इसीलिए उसका पानी जो है उसका जल स्तर बढ़ा था और इसके कारण पूरे इलाके में अगर देखा जाए जलभराव की स्थिति पैदा हुई थी। तो ऐसे में वहाँ पर आप ट्रेन से पहुँच नहीं सकते हैं, जलभराव स्थिति होने के कारण बाय रोड भी आप जा नहीं सकते। तो ये महत्वपूर्ण दिक्कत थी रेस्क्यू ऑपरेटर्स के लिए, और इसी के लिए अगर देखा जाए तो एनडीआरएफ को इन सभी चीज़ों का हालांकि पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और इसीलिए स्पीड बोट के जरिए जैसे ही एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँची, वो बाय रोड नहीं गए, वो बाय स्पीड बोट उस ट्रेन तक पहुँचे और स्पीड बोट के जरिए लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश हालांकि की गई थी। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए हालात वहाँ के देखे जाए तो जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बारिश थोड़ी थम चुकी है और जो वाटर लेवल है वो भी थोड़ा नीचे हो चुका है और इसीलिए कई लोग वहाँ से चलकर जो है सेफ हाउस तक जा रहे हैं, जो सेफ सिक्योरिटी प्लेस पर रखी है, चल तक वहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए हालात पूरी तरह काबू में। जहाँ तक बात करें आने वाले समय की, जाहिर सी बात है कि आईएमडी के जरिए बताया गया है कि आने वाले 48 घंटों में भारी वर्षा हो सकती है और इसीलिए जिला स्तर पर भी प्रशासन की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि जो लोग वहाँ पर होंगे, जो प्रशासन अगर देखा जाए मुस्तैद है, अगर ज़्यादा बारिश गिरती है तो किस प्रकार से लोगों को सिक्योर स्थान पर लिए जाए, ये भी इस वक्त सरकार सोच रही है। जी शिशिर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का आप बता रहे हैं कि भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग ने, मुंबई और उपनगरीय इलाकों से अलग अगर देखें तो जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं या सागर से जुड़े सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ सब कुछ कैसी तैयारी है? क्योंकि मुंबई पर लोगों का फोकस रहता है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और तटीय इलाकों में वहाँ तक की भी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही कि मौसम को देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरते जाने और एहतियातन उपाय किए जाने की व्यवस्था की गई?
बिल्कुल, हालांकि आपने सही फरमाया, मुंबई पर सबका ध्यान जरूर रहता है, लेकिन आज की अगर घटना की बात करें, मुंबई से थोड़ा दूर इलाका था। तकरीबन अगर देखा जाए 80 से 90 किलोमीटर दूर ये इलाका मुंबई से है। तो ऐसे में वहाँ पर भी किस प्रकार से जल्द एनडीआरएफ की टीम पहुंची, ये कहीं ना कहीं प्रयास प्रशासन की तरफ से था। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पुलिस रही, फायर ब्रिगेड रहा, आरपीएफ रही, ये सभी जो लोकल ऑफिशियल्स अथॉरिटीज़ है वो वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गए थे। कुछ इसी प्रकार के अगर देखा जाए तो तटीय इलाकों में अगर देखा जाए एनडीआरएफ की टीमें डिप्लॉय की है, साथ ही साथ नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया कि अगर ज़रूरत पड़े तो नेवी से जो है एयरलिफ्ट कराने की कोशिश या फिर वहाँ पे बोट भेजने की कोशिश सरकार द्वारा की जा सकती है। आज के इस ऑपरेशन में अगर देखा जाए, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई नेवी को, तो नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर्स वहाँ भेज दिए और साथ ही साथ एक डाइविंग टीम भी वहाँ पर भेजी थी जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला। और एक डेढ़ घंटे भर में अगर देखा जाए ये सभी अथॉरिटीज़ जो है स्पॉट पर मौजूद थी, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। अगर हम कोंकण के सभी इलाकों की अगर बात करें इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा रखी है। जिस प्रकार से अगर दूर दराज इलाकों में घटना घटती भी है तो भी इसी प्रकार से, चाहे फिर अगर देखा जाए एयरफोर्स से, हेलीकॉप्टर से अगर मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो वो भी ली जा सकती है, और साथ ही साथ नेवी से भी हालांकि मदद ली जा सकती है, और एनडीआरएफ की टीमें भी है हालांकि जगह पर जो है स्थापित की गई है। जी शिशिर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ट्रैक पर पानी फंसने के कारण, ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेन फंसी, अभी ट्रेन परिचालन की स्थितियां मुंबई और आसपास के इलाकों में क्या है, उपनगरीय इलाकों में क्या है, और उन पर कितना विपरीत असर पड़ा है, और सुचारू रूप से उसको संचालित किए जाने के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं रेलवे द्वारा? बिल्कुल, हालांकि अश्विनी ये घटना जो घटी थी ये सेंट्रल रेलवे की, हालांकि ये पूरा परिसर है सेंट्रल रेलवे का, लेकिन बात करें वेस्टर्न रेलवे की तो वेस्टर्न रेलवे में अभी जो ट्रेन अपने टाइम टेबल के अनुसार चल रही है। लेकिन सेंट्रल रेलवे की हम बात करें तो सीएसटी से लेके हम बात करें थाना या फिर कल्याण तक इस वक्त ट्रेनें ज़रूर चल रही है, लेकिन इसमें भी काफ़ी देरी है, चूँकि आगे जो बढ़ने वाली ट्रेन है वो बदलापुर तक जा नहीं पाती है, कर्जत तक जा नहीं पाएगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं डिले ज़रूर हो रहा है सेंट्रल, अगर देखा जाए सेंट्रल लाइन पे। हार्बर लाइन अपने तयशुदा समय पर चल रही है, वहाँ पर किस प्रकार का डिले इस वक्त नहीं है, क्योंकि मुंबई में बारिश सुबह से थम गई है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छे आसार माने जा सकते हैं, क्योंकि जो जलभराव वाले इलाके हैं मुंबई के, जब बात करें फिर कुर्ला सैन की बात करें, वहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा जो है पंपिंग स्टेशन इंस्टॉल किए गए थे। तो इसीलिए मुंबई में इस वक्त अगर देखा जाए कुछ एक दो इलाके अगर छोड़े तो जलभराव की स्थिति मुंबई में इस वक्त नहीं है। और साथ ही साथ ट्रेन की हम बात करें तो ट्रेन भी इस वक्त चल रही है, लेकिन हालांकि सेंट्रल रेलवे अगर देखा जाए तो ट्रेन इस वक्त थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है। यशविनी, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर शेलार हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने आज इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया। फैसला 1 अगस्त से प्रभावी होगा। जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक बसें किराए लेने पर भी जीएसटी छूट देने को मंजूरी दी है। और जम्मू कश्मीर में आज तड़के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने जैश के टॉप आतंकी मुन्ना लाहौरी को ढेर कर दिया। मुन्ना लाहौरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके अलावा मुन्ना लाहौरी के साथ सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया। मुन्ना लाहौरी युवाओं को बरगलाकर उनको आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने का काम करता था। आज सुबह सुरक्षा बलों को शोपियान के एक आवासीय घर में
आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इमारत को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ जारी हुई, जो फिलहाल जारी है। एहतियातन इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। आज सवेरे पाकिस्तान रेंजर्स ने अचानक नियंत्रण रेखा पर फायरिंग शुरू की। फायरिंग में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की। शहीद जवान 57 RR के लांस नायक राजेंद्र सिंह हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सफदरजंग अस्पताल में निरीक्षण कर विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने नई इमरजेंसी और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी मुआयना किया। केंद्रीय मंत्री ने आज सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष OPD का भी शुभारंभ किया। ये OPD बुजुर्गों के लिए हर रविवार को खुलेगी, जहां वृद्धावस्था से जुड़ी प्रमुख बीमारियों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के नए एम्स के अध्यक्षों के साथ आज 12 बजे निर्माण भवन में भी अहम बैठक की। बैठक में चिकित्सा शोध पर जोर देने के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं और वो रोहतक में हैं, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस साल हरियाणा में होने वाले चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। JP नड्डा रोहतक में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है। सतीश बाबू को धन शोधन निवारण कानून PMLA की धाराओं के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया। सतीश बाबू की हिरासत की मांग करने के लिए उसे आज विशेष अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एजेंसी में नंबर 1 की हैसियत रखने वाले तत्कालीन CBI निदेशक आलोक वर्मा और नंबर 2 माने जाने वाले राकेश अस्थाना के बीच तनातनी के दौरान सतीश बाबू की शिकायत पर अपने पूर्व विशेष निदेशक स्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने 2017 में कुरैशी के खिलाफ धन शोधन निवारण कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने रियो डी जेनेरो में विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने और बहुपक्षीय निकायों, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जनरल VK सिंह ने ब्रिक्स सदस्यों से सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया। A great amount of work has been done in BRICS where counter-terrorism is concerned, and especially by Brazil in the last almost a year of its presidency.
And terrorism is one issue which concerns everybody in the world. So we emphasize that. We also emphasize that restructuring of the United Nations as such, various organs, and to bring it in sync with the realities of the world today in terms of representations, in terms of how various regions who remain unrepresented as part of the Security Council structure. So we said that the BRICS needs to take this issue more positively. और भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सहित परस्पर हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा की। During our bilateral meeting with the foreign minister, we also built up on this in terms of relationship between Brazil and India, how science and technology needs to be taken forward, how agricultural cooperation needs to be taken forward, how both India and Brazil can benefit from it, and we exchange views on how things are today in our neighborhood and in Brazil's neighborhood. We want to discuss more in depth our respective views of any international issues of concern to us, which is basically all, because both Brazil and India have a global presence. We want to go more in depth about security issues, about how we see the Middle East, how we see the question of Latin America and South America, multilateral trading system, WTO, reform of the WTO. We want to touch a little bit in all of those issues where both Brazil and India are key players. केंद्रीय रिजर्व पुलिस आज अपना 81वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीआरपीएफ के जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि वे किसी भी अप्रिय घटना का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला बड़ी बहादुरी से करते हैं और यही परिणाम है कि आप के परिश्रम की पराकाष्ठा ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद के फन को कुचल दिया है और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय के बाद आप सबकी बहादुरी के बल पर जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा, पूरे देश को विश्वास है और केंद्र की सरकार को विश्वास है। स्थापना दिवस के मौके पर सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआर भटनागर ने ड्यूटी को अंजाम देते हुए प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीर जवानों को याद किया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिवार को समय सीमा के अंदर सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने अप्रैल में वीर परिवार ऐप लॉन्च किया था। राष्ट्र की सेवा में अभी तक सीआरपीएफ के 2195 बहादुर जवानों और अधिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उन सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शहीदों के परिजन हमारे पुलिस बल परिवारों के अभिन्न अंग हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा सीआरपीएफ वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ अभी किया गया था, जिससे कि हम शहीदों के आश्रितों के साथ लगातार जुड़े रहते हुए सुलभता से आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोजाम्बिक के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रविवार को वहां जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मोजाम्बिक दौरे के दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री से वे बातचीत करेंगे।
साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 3 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। रक्षा मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी में सहयोग, श्वेत नौवहन जानकारी और जल विद्युत शामिल है। श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलकर संन्यास की घोषणा की। अपने करियर के अंतिम वनडे में मलिंगा 38 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के लिए 30 टेस्ट, 226 वनडे और 73 टी20 मैच खेल चुके मलिंगा का करियर बेहद शानदार रहा। अपने 15 साल के वनडे करियर में मलिंगा ने 338 विकेट हासिल किए। अपने अनोखे गेंदबाजी एक्शन और सटीक यॉर्कर की मदद से 1.5 दशक से अधिक समय से दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खतरा रहे श्रीलंका के अनुभवी गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन यॉर्कर फेंकने वाले इस गेंदबाज ने कोलंबो में अपना आखिरी वनडे मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला। इसके साथ ही उनके 15 वर्ष पुराने क्रिकेट करियर का अंत हो गया। उन्होंने इस मैच में 9.4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट झटके। श्रीलंका ने महान गेंदबाज को जीत के साथ यादगार विदाई दी। राउंड आर्म एक्शन के लिए मशहूर लसिथ मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 30 टेस्ट, 226 वनडे और 73 टी20 मैच खेले। क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में ज्यादा नहीं खेल पाने वाले मलिंगा ने सीमित ओवर के क्रिकेट में खुद को सबसे खतरनाक गेंदबाज के रूप में साबित किया। उन्होंने 30 टेस्ट मैचों में 101 विकेट लिए। वनडे की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 226 मैचों में कुल 338 विकेट झटके। 38 रन देकर 6 विकेट उनका वनडे में बेस्ट प्रदर्शन रहा। मलिंगा ने 73 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले भी खेले, जिसमें उन्होंने कुल 97 विकेट झटके। मलिंगा ने अपनी कप्तानी में श्रीलंका को टी20 विश्व चैंपियन भी बनाया। वर्ष 2014 में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की अगुवाई की थी और टीम को खिताब भी दिलाया। वो श्रीलंका के पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में विश्व विजेता बनाया। श्रीलंका की तरफ से टी20 क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 4 गेंद पर विकेट झटकने वाले मलिंगा दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने ये कमाल मार्च 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। लसिथ मलिंगा दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिनके खाते में 3 वनडे इंटरनेशनल हैट्रिक है। वो एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनके नाम आईसीसी विश्व कप में 2 हैट्रिक दर्ज है। एक उन्होंने 2007 विश्व कप में ली थी और दूसरी 2011 विश्व कप में। मलिंगा वनडे विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 26 पारियों में ये कमाल किया था। वनडे विश्व कप के इतिहास में वो तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम पर कुल 56 विकेट दर्ज हैं। श्रीलंका की तरफ से वनडे में 300 विकेट लेने वाले वो चौथे गेंदबाज हैं। उनसे पहले मुथैया मुरलीधरन, चमिंडावार और सनत जयसूर्या इस लिस्ट में शामिल हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो बल्लेबाजों के लिए खौफ का नाम लसिथ मलिंगा ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।